नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज वही जो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के बात मैंने पिछले पाठ में किया है, उसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। और एक अरिष्ट भंग योग हुआ है, यानी कि अरिष्ट जब आपकी कुंडली में दिखता है तो उसका भंग होता है या नहीं, पहले उसे आप देख ले, तभी बोले कि अरिष्ट है किसी कुंडली में। क्योंकि अरिष्ट का मतलब है कुछ अनहोनी होना, खास करके मरण या फिर मरण तुल्य कष्ट आपको होना, या उसी तरह से रहेगा। तो यदि अरिष्ट का फॉर्मेशन कुंडली में हो रहा है तो आप जरूर आप उसे देखें कि अरिष्ट भंग पहले हो रहा है। अगर अरिष्ट भंग हो रहा है तो बिल्कुल ही अरिष्ट को आप ना माने। और मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ आप आगे बढ़े और पॉजिटिव सोच के साथ ही हमें कुंडली देखना चाहिए। तो चलिए आज कुछ अरिष्ट भंग योग कैसे होता है उसे सीखते हैं और जानते हैं कि यदि अरिष्ट किसी कुंडली में लग रहा है तो अरिष्ट भंग योग को हम जरूर सीखें। तो अरिष्ट जैसे सबसे ज़्यादा अरिष्ट देखने के लिए क्या आपको चंद्रमा पे सबसे ज़्यादा अरिष्ट का प्रयोग किया गया है। यानी चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा है, बहुत अशुभ प्रभाव में, और लग्न बहुत अशुभ प्रभाव में, तो अरिष्ट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि लग्न ही हम हैं और हमारा जीवन जो है वो लग्न ही है। तो यदि लग्न बहुत ही खराब हो गया, चंद्रमा भी चंद्र लगन को हम लग्न ही मानते हैं, दूसरा लगन लग्न के बाद चंद्र कुंडली ही माना जाता है। और यदि चंद्रमा बहुत पीड़ित हो गया तो भी जीवन को बहुत ही कष्ट है, या जीवन में मृत्यु हो सकती है बहुत ही कम आयु में। इसीलिए अरिष्ट दिखता है तो अरिष्ट भंग भी जरूर देखें। तो चलिए, यदि अरिष्ट भंग होता है तो बिल्कुल ही वो जो अरिष्ट दिख रहा है वो आपका समाप्त हो गया। तो सबसे बड़ा जो अरिष्ट भंग में होता है वो होता है गुरु का योगदान। तो जितने भी शुभ ग्रहों का है वो हमारे शुभ करने के लिए, तो कहा जाता है कि गुरु शुक्र बुध कोई केंद्र में यदि हो जाता है तो कहा जाता है कि हमारा अरिष्ट भंग हो गया, यानी हमारी जो अरिष्ट का योग हो रहा था वो पूर्णतः समाप्त हो गई। ऐसा क्यों? तो गुरु कहा जाता है कि लाखों जो दोष या करोड़ों दोष का जो है वो समन करता है। गुरु जो है करोड़ों दोषों का समन करता है, शुक्र जो है लाखों दोषों का समन करता है, और बुध जो है हजारों दोषों का समन करता है। ठीक है, यदि इस संदर्भ में अनुपात में हम माने कि यदि गुरु आपके केंद्र में कहीं पे भी बैठ जाए तो वो आपके बहुत सारे दोषों को ऐसे ही समाप्त कर देगा। कितना भी प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यदि अरिष्ट जैसा प्रॉब्लम भी है तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह शुक्र बुध आप समझ गए कि ये केंद्र स्थान है। इस केंद्र स्थान में कहीं भी, मैं तो सांकेतिक के लिए गुरु को यहाँ रखा, शुक्र को यहाँ रखा, बुध को यहाँ रखा, आप इन चारों स्थान में इन तीनों ग्रहों को कहीं भी रखेंगे तो वो अरिष्ट भंग हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्या है। दूसरा है कि गुरु यदि लग्न में केंद्र में कहीं स्थित हो जाए, ठीक है, मतलब या तो लग्न में यहाँ हो जाए, ठीक है, यहाँ, या फिर केंद्र वहाँ उसको दृष्ट कर दे तो भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि केंद्र वाला तुमने पढ़ ही लिया कि केंद्र में होगा। तो अब यहाँ पे है या तो लग्न में ही स्थित हो जाए तो भी भंग हो जाएगा, या फिर लग्न को दृष्ट कर दे तो ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, गुरु यदि पंचम में भी बैठता तो भी यहाँ उनकी नवम दृष्टि आती है, नवम में भी बैठता तो पंचम दृष्टि आती है, और यहाँ भी बैठता तो भी पंचम दृष्टि आती है, और यहाँ बैठ जाएगा तो केंद्र में ही है या लग्न में है तो भी जो है अरिष्ट भंग हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत सारे करोड़ों दोषों का शमन कर देगा। अब लग्नेश बलवान होकर यदि केंद्र में है, ये जो है कुंडली मेष लगन की है, कुंडली कोई भी लग्न की हो सकती है। यहाँ पे मंगल जो है वो दशम भाव में है, यानी कि वो दिग्बली भी साथ साथ उच्च का बैठा हुआ है, तो इससे ये बलवान होता है। बलवान और कहाँ से होगा? तो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, मित्र राशि में चले जाए, जैसे वो नवम में भी यदि आता है तो मित्र राशि में हो जाता है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो बलवान हो जाए। अशुभ कब हो जाए? जब वो नीचगत हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, पाप कर्तरी में हो जाए, इन सभी से वो बलहीन होता है। और बलवान ठीक इसके अपोजिट शुभ ग्रहों से दृष्ट शुभ राशि में और अपने उच्चांश में, अपने मूल त्रिकोण में, अपने मित्र अधिमित्र के घर पे, ठीक है, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो वो बलवान हो जाएगा। शुभ वर्गों में चला जाए, नवांश में अच्छे जगह पे पोजीशन हो, शुभ भाव में है तो उससे वो बलवान होगा। तो यदि लग्नेश बलवान है तो कहा जाता है लग्न सब कुछ है, तो यदि लग्नेश उसी का भावेश है तो वो यदि बलवान है तो आपको कुछ नहीं होगा, अरिष्ट आपका बिल्कुल भंग है, आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चौथा योग पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। शुक्ल पक्षे छपाजन्य लग्ने सौम्य निरीक्षिते
विपरीतम कृष्ण पक्षे तथा अरिष्टे विनाशना। इसका मतलब क्या हो, शुक्ल पक्षे छपा जन्म, मतलब कि शुक्ल पक्ष में यदि रात्रि में जन्म हो और लग्न जो है, लग्ने सौम्य निरीक्षते, मतलब लग्न जो है सौम्य राशि, सौम्य ग्रह से सॉरी दृष्ट हो, तो वो जो है बिल्कुल अरिष्ट भंग हो जाता है। इसी के विपरीत विपरीतम कृष्ण पक्ष, यानी कृष्ण पक्ष में इसी का विपरीत हुआ। विपरीत होने का मतलब क्या हुआ कि कृष्ण पक्ष में जो है वो जो जन्म जो है वो दिन में हो जाएगा और सौम्य ग्रह से दृष्ट होगा, तो आपका जो है आपका अरिष्ट भंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसके विपरीत समझना चाहिए ऐसा। तो अब मान लीजिए कि ये एक कुंडली है। अब सबसे पहले तो हमें दो चीज इसमें देखना है कि जन्म किस पक्ष में हुआ। पक्ष हम जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिनों की महीना जो होता है उसमें बांटा जाता है। एक पक्ष महीना में 2 पार्ट यदि पक्ष बोले तो एक शुक्ल पक्ष का होता है, एक कृष्ण पक्ष का होता है। तो प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक एक पक्ष हो गया, उसी तरह प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक एक पक्ष हो गया। जो शुक्ल पक्ष होगा पूर्णिमा में अंत होगा और कृष्ण पक्ष जो होगा अमावस्या में अंत होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम जाने, देखिए रात्रि और दिन का जन्म तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे 4 बजे जन्म हुआ है तो 4 बजे सुबह में लिखा हुआ है, 16 बजे यदि लिखा होता तो 4 बजे दिन का मानते। ये 4 बजे लिखा है, नहीं रात्रि में जन्म हुआ। अब ये रात्रि में जन्म हुआ ये तो हमें बहुत ईजिली पता चल जाता है, लेकिन वो किस पक्ष में जन्म हुआ ये कैसे। तो हम जानते हैं कि तिथि, यदि निवारण आप नहीं जानते तो बिल्कुल तिथि वाला पाठ पढ़े आप। तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के गति से हमें तिथि का निर्माण होता है तो यहाँ पे बहुत ईजी, जब वो जस्ट एक दूसरे के सामने हो जाता है तो वो पूर्णिमा का दिन होता है। तो देख ले अभी आमने सामने, यानी कि पूर्णिमा के आसपास का है। अब वो कृष्ण पक्ष का है कि शुक्ल पक्ष का, वो कहाँ से होगा, ठीक 180 तक में है तो वो पूर्णिमा का अंत हो रहा है और 180 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप देख ले सीधा 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 सामने सामने है। तो आप देख लें यहाँ ये 17 अंशों का है, ये 2 अंशों का, यानी कि 180 से थोड़ा सा कम है, यानी ये क्या है 12 अंशों का एक तिथि होगा। तो 17 माइनस 2 करेंगे तो ये करीब 15 अंशों का भी अंतर, यानी कि ये चतुर्दशी तिथि का जनरली, और ये शुक्ल पक्ष का है क्योंकि अभी पूरा अंश यदि 17 पे रहता तो ये पूर्णिमा होने वाला रहता। ठीक है, और यदि 17 से ज़्यादा यहाँ यदि 28 या 20 अंश रहता तो ये कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा हो जाता। ठीक है, तो आप ये मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है और रात्रि में हुआ, इसलिए इस कुंडली में भी अरिष्ट भंग हो गया है कि शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म अरिष्ट भंग हो गया है। ठीक है, और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट, तो यहाँ देख ले कि शुभ ग्रह गुरु एटलीस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है, बुध वहाँ पे बैठा हुआ, उससे भी अरिष्ट भंग हो जाता है। हम भले ही राहु केतु से दृष्ट है। ठीक है, तो ये अरिष्ट भंग आपको हो रहा है। अब देखिए 5वां जो देख ले वो क्या है, कुंडली में उच्च राशि या स्व राशि ग्रह स्थित हो। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे यदि 7 नंबर, यहाँ तो 8 नंबर वैसे लिखा हुआ है यानी वृश्चिक राशि, यदि यहाँ 7 लिखा होता तो या तो यहाँ शुक्र हो जाता या यहाँ पे शनि आ जाता जो उच्च का वहाँ पे होता है, तो भी हम मानते कि ये अरिष्ट भंग होता है। क्यों? क्योंकि यही भाव जो है वो आयु भाव है, मृत्यु भाव जो भी बोले वो बलवान हो जाता है उससे। तो जो भाव बलवान हो जाए यानी अरिष्ट आपका नहीं होगा, और वो भाव बलवान हो गया, भावेश भाव में है तो वो बलवान हो गया, वहाँ उच्च राशि का बैठ जाए तो बलवान हो जाता है। इससे जो है वो भाव में मजबूती आ गया, यानी आयु आपका मजबूत हो गया, तो अरिष्ट स्वतः जो है वो भंग हो गया, मतलब अरिष्ट समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब अरिष्ट कोई आपको बोलता है तो आप जरूर उस कुंडली में देखें कि इन सब चीज़ों का यदि वहाँ पे योग का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका अरिष्ट भंग हो रहा है, और आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।